फिल्म शुरू होती है यानजैंग सिटी, जियांगबाई प्रोविंस, सेंट्रल चाइना में मई 2021। ये एक फिक्शनल शहर है, लेकिन पूरी तरह वुहान की स्ट्रीट्स पर फिल्म्ड है। हमारे हीरो हैं मो सानमी, जिनका नाम फिल्म में सांगे यानी थर्ड ब्रदर भी है। ये बंदा अभी जेल से निकला है। क्राइम क्या था? उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को असॉल्ट किया था गुस्से में। अब वो वापस आया है, टूट फूटा, अकेला और जिंदगी से काफी फ्रस्ट्रेटेड। घर क्या है उसका? एक बैक स्ट्रीट फ्यूनरल पार्लर। नाम है शांगटियान टांग यानी अप स्काई या अप टू हेवन। ये पार्लर उसके विडोवर बाप का है। बाप का नाम ओल्ड मो है, जिन्हें लियो जिंगमिन ने प्ले किया है। बाप की सोच है, ये धरोहर मेरी बेटी को संभालनी चाहिए। लेकिन बाप के लिए मो एक डिसअपॉइंटमेंट है। जेल गया, कुछ नहीं किया जिंदगी में। मो की एक बड़ी सिस्टर भी है, मो डाजी, जो जेंग वैली ने प्ले की है। और दो क्लोज दोस्त हैं जो फ्यूनरल पार्लर में ही रहते हैं, चीयरफुल और हेल्पफुल वांग जियारेन, जो वांग गे ने प्ले किया है, और उसकी प्रैक्टिकल माइंडेड गर्लफ्रेंड यिन बाइशुए, जो लुओलू ने प्ले की है। ये दोनों मो के सबसे करीब लोग हैं। मो का सपना क्या है? ये फ्यूनरल का काम छोड़ के कुछ अपना खोलना, सिगरेट स्टॉल या कोई छोटी सी दुकान। बाप का बिजनेस नहीं संभालना। लेकिन अभी के लिए वापस यही है, यही रहना है। और बाप ने कंडीशन रखी है, वो अपना फ्यूनरल पार्लर मो को देगा, उसके नाम पे ट्रांसफर करेगा, डॉक्यूमेंट साइन होने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मो इस बिजनेस में दिल नहीं लगाता। अब आता है वो सीन जिस पे पूरी फिल्म टिकती है। एक दिन सुबह 5 साल की एक छोटी बच्ची वू जियाओवेन उठती है और अपनी नानी को घर में ही डेड पाती है। बेड पे साथ सोई थी और सुबह नानी उठना बंद हो गई। मो सानमी के फ्यूनरल पार्लर को कॉल आता है। मो और उसकी टीम वहां पहुंचे, लेकिन नानी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल था। अब वो जा चुकी थी। अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। जियाओवेन की मां वू हाइफे काफी सालों से गायब है। उसने जियाओवेन को छोड़ दिया था बचपन में। नानी ने ही जियाओवेन को पाला था। नानी का एक बेटा भी है, जियाओवेन का मामू, लेकिन उसकी बीवी बिल्कुल नहीं चाहती कि जियाओवेन उन पे बोझ बने। मामू की बीवी पॉइंट ब्लैंक कहती है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। और इस सब में जियाओवेन अकेली खड़ी है। जब मो की टीम नानी की बॉडी को ले जाने लगी, तब एक छोटी सी बच्ची नेजा कॉस्ट्यूम में, हाथ में लाल टसल वाला स्पीयर लेकर सामने आ गई और बोली, मेरी नानी को वापस करो। ये जियाओवेन का पहला इंट्रोडक्शन है। नानी की बॉडी फ्यूनरल पार्लर ले जाने के बाद कुछ देर में पता चला शाओवेन वैन के पीछे छुप गई थी। नानी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मामू और मामी ने जब सुना तो उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। शाओवेन को कुछ दिन के लिए मो के पास छोड़ दो, कुछ पैसे दो और खुद दिल्ली मतलब बीजिंग निकल लो। मतलब शाओवेन का अंकल अपनी फैमिली के साथ बीजिंग ट्रिप पे जाने वाला था और शाओवेन को लिटरली मो के हाथ सौंप के चले गए, बिना ये सोचा कि ये बंदा इस बच्ची की परवाह करने के लायक भी है या नहीं। मो ने कहा, मैं ऑर्फनेज नहीं चला रहा। ये लाइन वो फिल्म में कई बार बोलेगा, लेकिन मामू मामी ने पैसे हाथ में थमा के एग्जिट कर लिया। एक भी सेकंड नहीं सुना। तो अब मो के साथ है एक इरिटेबल एक्स-कॉन और एक 5 साल की स्टबर्न बच्ची। पहली रात ही ड्रामा हो गया। दोनों बंक बेड पे, मुंह नीचे, शाओवेन ऊपर। रात में मुंह के चेहरे पे कुछ टपका। शाओवेन बेड पे पॉटी कर गई थी। मुंह इंस्टेंटली इरिटेटेड, सोचता है बच्ची पॉटी ट्रेंड ही नहीं। लेकिन शाओवेन ने समझाया वो बाथरूम इसलिए नहीं गई क्योंकि बाथरूम के सामने एक स्टैचू थी जो उसे स्केरी लगती थी। ये कॉमेडी फिल्म के एक टेक्सचर का हिस्सा है, लेकिन ये सीन सिर्फ कॉमेडी नहीं है। ये दिखाता है कि मो इन सब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो मृतकों के साथ कंफर्टेबल है। जिंदा और डिमांडिंग छोटी बच्ची अलग स्टोरी है। वांग जियानरेन और यिन बाइशुए, जो पार्लर के पास रहते हैं, इस सब में हेल्पफुल होते हैं। और धीरे धीरे पता चलता है शाओवेन के बारे में। उसे महजोंग खेलना पसंद है, ड्राइंग का खास टैलेंट है और नानी के साथ उसका बहुत गहरी मोहब्बत का रिश्ता था। याद है, बाप ने कहा था बिजनेस ट्रांसफर करना है मो को। एक दिन ऑफिशियल सेरेमनी थी जहां डॉक्यूमेंट साइन होने थे। बिजनेस फॉर्मली मो के नाम होना था। मो सेरेमनी के लिए तैयार था, लेकिन शाओये ने गुस्से की आदत में, टैंट्रम में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को इतना डैमेज कर दिया कि वो इनवैलिड हो गए, साइनिंग नहीं हो पाई। मो का गुस्सा समझ आता है, लेकिन ये शाओयन की नहीं, ये उसकी ग्रीफ है। वो समझती नहीं कि नानी कहां गई, वो समझती नहीं कि फ्यूनरल क्या होता है। फिर आया एक और पिविटल सीन। शाओयन को क्रिमेटोरियम ले जाना पड़ा। वहां सीन हुआ। शाओयन ने शोर मचा दिया क्योंकि वहां फायर देख के वो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। और इस मोमेंट में मो, जो कभी सेंटिमेंटली कुछ नहीं कहता, शाओयन को सीधा एक्सप्लेन किया, नानी अब इस फायर में नहीं है। नानी स्मोक बन गई। नानी अब आसमान में गई, तारे बन गई।
ये लाइन जो दूसरों ने एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दी थी, शाओयन के लिए सब कुछ बन गई। नानी गई नहीं, नानी स्टार बन गई। और वहां से शाओयन ने अपनी माँ बाप के बारे में भी सोचा, मेरे माँ बाप भी स्टार्स हैं। ये फिल्म का कोर आइडिया है जो फिल्म के इंग्लिश टाइटल में भी है, लाइटिंग अप द स्टार्स। वो लोग जो चले जाते हैं स्टार्स बन जाते हैं। और शाओयन इसके बाद पूरी फिल्म में स्टार्स बनाती रहती है, ड्राइंग्स में, दीवारों पे, कपड़ों पे, हर जगह। हर स्टार एक प्यारा इंसान है उसके लिए। और फिल्म का एक फेमस डायलॉग भी यहां से आता है जो लेटरबॉक्स रिव्यूज में कई लोगों ने कोट किया है। शी सेड दैट हर पेरेंट्स प्लांट स्टार्स। बाप और बेटे की तकरार फिल्म में एक इंपॉर्टेंट लेयर है। ओल्ड मो चाहता है मो बिजनेस संभाले, ये उनकी फैमिली लेगेसी है। लेकिन मो का मन नहीं लगता इस काम में। एक बार बाप और बेटे के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद एक अनयूजुअल डील होती है। ओल्ड मो ने कहा, ठीक है, बिजनेस खरीद लो। कितने में? 3 लाख युआन, RMB 300,000 में, और 30 दिन में पैसे लाओ। 30 दिन में 3 लाख युआन। मो के पास ये पैसा नहीं है। ये एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट करता है। और यहां शाओवेन अनएक्सपेक्टेडली काम आती है। शाओवेन ग्रैंडपा ल्यू से मिलवाती है मो को। हान वेनलियांग ने ये रोल प्ले किया है। ग्रैंडपा ल्यू नानी का पुराना दोस्त था और ग्रैंडपा ल्यू की एक अजीब रिक्वेस्ट है। वो अपना खुद का फ्यूनरल अरेंज करना चाहता है जबकि वो जिंदा हो। वो चाहता है कि अपना अंतिम संस्कार खुद एक्सपीरियंस करे, एक एम्परर की तरह, ग्रैंडर के साथ। सब लोग होंगे, सेलिब्रेशंस होंगी और सब कुछ। और ग्रैंडपा ल्यू इस लिविंग फ्यूनरल के लिए एग्जैक्टली 3 लाख युआन देने को तैयार है। कंडीशन ये है कि मो खुद पर्सनली अरेंज करे। ये कॉमेडी फिल्म का सबसे हिलेरियस और कलरफुल सीक्वेंस बना, एक एम्परर स्टाइल लिविंग फ्यूनरल जो एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग बना। इस एपिसोड के बाद मो एक चीज रियलाइज करता है, ये काम, फ्यूनरल डायरेक्टर का काम, सिर्फ मृतों को तैयार करना नहीं है, ये लोगों के अंतिम मोमेंट्स को मीनिंगफुल बनाने का काम है। ये एक इंसान की पूरी जीवन का रिस्पेक्ट करना है। दिनों के साथ धीरे धीरे मो बदलता जाता है। ये कोई ड्रामेटिक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। श्वावन की एक ड्राइंग ने एक बार फ्यूनरल में कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दिया। एक छोटी बच्ची का फ्यूनरल था, वो बच्ची ड्राइंग करती थी। श्वावन ने उस बच्ची की कास्केट पे अपनी खुद से ड्राइंग बना दी जो वॉश नहीं हो सकती थी। पहले सब वरीड थे कि ये गलत हो गया, लेकिन उस बच्ची की फैमिली जो अंदर से टूट चुकी थी, जब उन्होंने वो कलरफुल ड्राइंग्स देखी तो रोते रोते हंसने लगे क्योंकि उनकी बेटी ड्राइंग करती थी। श्वावन की ड्राइंग्स उस बच्ची की यादगार बन गई। ये मोमेंट मो के लिए भी कुछ तोड़ता है अंदर से। फिर एक और सीन, एक गरीब फैमिली अपने बाप का फ्यूनरल करना चाहती थी। बजट बहुत कम था। मो बिना एक्स्ट्रा पैसे के एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, उन्हें एक डिग्निफाइड अंतिम यात्रा देता है। बाप ओल्ड मो ये सब देखता है, कुछ नहीं बोलता, बस एक बार, सिर्फ एक बार एक नॉड करता है। और श्वावन के साथ डेली लाइफ में पहले तो अक्सर इरिटेटेड रहता था मो, लेकिन धीरे धीरे वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, स्कूल के लिए तैयार करने लगता है और रात को स्टोरी सुनाता है। सब कुछ क्लमजी, इम्परफेक्ट, लेकिन रियल। एक रिवीलिंग मोमेंट फिल्म में आता है। एक रात श्वावन सो गई है और मो सीधे उसके हाथ को थोड़ा पकड़ता है। फौरन छोड़ देता है, शायद एम्बैरेस्ड, लेकिन कैमरा ने पकड़ लिया और ये एक छोटी सी जेस्चर ये सब कुछ बोल देता है। फिल्म का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर करता है, वू हाईफे, शाओवेन की बायोलॉजिकल मां। ली चुनयुआन ने यह रोल प्ले किया है। हाईफे ने बहुत साल पहले शाओवेन को छोड़ दिया था। नानी ने शाओवेन को पाला। अब नानी नहीं रही और सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसी बनती हैं कि हाईफे सामने आती है। हाईफे का पहला अपीयरेंस स्क्रीन पे इंटरेस्टिंग है। वो फैशनेबल कपड़े में आती है, स्लीक और पुट टुगेदर लगती है, बाकी सबसे अलग दिखती है। ये विजुअल डिलिबरेटली रखा है। वो अपनी पास्ट वाली लाइफ से अलग दिखना चाहती है, प्रूव करना चाहती है कि अब वो अपनी बेटी की परवाह कर सकती है। लेकिन शाओवेन उसे नहीं पहचानती और हाईफे के पास वर्ड्स नहीं है अपनी बेटी से मिलने के। ये सीन कोई विलन हीरो वाला सेटअप नहीं है। हाईफे बुरी नहीं है, वो खुद एक टूटी हुई इंसान थी, अब वापस आना चाहती है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। हाईफे के आने के बाद सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब शाओवेन के पास ऑफिशियली एक बायोलॉजिकल मां है, सोशल वर्कर, लीगल सिस्टम सब इन्वॉल्व होता है। मो के लिए ये अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन है। शाओवेन ऑफिशियली उसकी नहीं है, लीगली हाईफे के राइट्स हैं,
मो एक एक्स कॉन है, नो स्टेबल इनकम, नो प्रॉपर गार्डियन स्टेटस, कोई कोर्ट में उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन उस रात अकेले मो पहली बार क्लियरली सोचता है, क्या मैं इस बच्ची की परवाह करता हूं? और जवाब अंदर से हाँ में आता है। फिल्म में ओल्ड मो का बाप सीरियसली बीमार पड़ जाता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर है। पूरी फिल्म में बाप और बेटे का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड रहा। बाप की सख्ती, मो की फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे को समझ नहीं पाना। लेकिन असली खतरे में सब कुछ एक जगह आ जाता है, गिल्ट, प्यार और फियर, तीनों एक साथ। और इस सब में शाओविन मो के पास बैठती है, बिना कुछ बोले, बस पास होती है। ये छोटा सा जेस्चर, ये बॉन्ड की डेप्थ दिखाता है जो इन दोनों के बीच बन चुकी है। फिर आता है फिल्म का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट। हेफी फॉर्मली प्रोसेस करती है शाओविन को अपने साथ ले जाने का, लीगल डॉक्यूमेंट्स, अथॉरिटीज, ये सब 77 मिनट मार्क के आसपास होता है फिल्म में। क्रिटिक्स ने कहा है ये ट्विस्ट थोड़ा अब्रप्ट था, लेकिन प्लॉट के लिहाज से जरूरी था। हेफे शाओविन को ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन शाओविन, ये स्टबर्न, फियरलेस, मेजा टाइप बच्ची, एक दिन गायब हो जाती है। वो अपनी बायोलॉजिकल मां के पास नहीं जाना चाहती, वो वापस मो के पास जाना चाहती है। हेफे का फोन आता है मो को, शाओविन नहीं मिली। मो, जो अब ऑफिशियली गार्डियन नहीं है, जिसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, सबसे पहले उठता है और ढूंढने निकलता है। वो एक एक जगह चेक करता है। वो जानता है शाओविन कहां जाती है जब अपसेट होती है, क्योंकि उसने इस बच्ची को ऑब्जर्व किया है, उसकी हैबिट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी फेवरेट जगह। ये एक बाप की नजर है, चाहे कोई सर्टिफिकेट नहीं था उसके पास। और फाइनली वही जगह जहां दोनों ने पहली बार रात को आसमान देखा था, जहां स्टार्स की बात हुई थी। दोस्तों, ये वो सीन है जो सिनेमा हॉल्स में ऑडियंस को रुला देता है। दूर से आवाज आती है, सांगे सांगे। शाओविन भाग रही है मो की तरफ और मो भी भागता है उसकी तरफ। दोनों मिलते हैं, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ शाओविन पकड़ लेती है और मो उसे उठा लेता है। फिल्म का क्लाइमैक्स यही है इमोशनली। एक आदमी जो खुद की जिंदगी से टूट चुका था और एक बच्ची जो अपनी पूरी दुनिया खो चुकी थी, इन दोनों ने एक दूसरे में एक घर ढूंढा। फिर आता है रेजोल्यूशन। हाईफे और मो के बीच एक समझौता होता है। मो हाईफे से पूछता है, क्या तुम ये काम कर सकती हो, हमारी जैसा फ्यूनरल का काम? हाईफे स्माइल करती है और हाँ कहती है। और इस तरह एक अनयूजुअल नई फैमिली बनती है। मो, शाओविन और हाईफे सब एक साथ। एक एक्स कॉन फ्यूनरल डायरेक्टर, एक रिपेंटेंट यंग मदर और एक स्टबर्न लिटिल गर्ल। फिल्म के एंड में तीनों मिलके पीच खा रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक क्वाइट इमेज है जो सजेस्ट करता है कि ये तीन लोग एक नया घर बना रहे हैं। फिल्म का लास्ट सीन है रात, तारे, फायरवर्क्स। शाओविन एक स्टार की तरफ पॉइंट करती है और कहती है, ये नानी है। फिर दूसरी तरफ, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है। और मो, जो पूरी फिल्म में अंदर से बंधा था, क्वाइटली देखता है।